So the today's session is regarding statistics. ये चैप्टर हमारा यूजुअली पेपर 1 में आता है फॉर अराउंड 3 to 4 मार्क्स, जबकि पेपर 2 में इट कुड गो अराउंड 10 to 12 मार्क्स. So it would have a share of a good 15 to 16 marks in both paper 1 and paper 2 combined. तो स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है हमारा और काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी लेंदी है. बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है. अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को, कौन कौन सी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे. सो बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू लाइक अंडरस्टैंड एंड वर्क विद डाटा. जो भी डाटा आपके पास आता है, जो भी नंबर्स आते हैं किसी भी सिनेरियो से या किसी भी इवेंट से रिलेटेड, तो उन सबको आप डील करना सीखते हैं स्टैटिस्टिक्स में. और फिर उस डाटा को ना सिर्फ आप डील करते हैं, ना सिर्फ आप कलेक्ट करते हैं, बल्कि उससे एवरेज भी निकालते हैं डाटा का. आप मोस्ट रिपीटेड टर्म भी फाइंड करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन या कौन सी चॉइस जो है वो प्रेफर की गई लोगों की तरफ से, एंड ऑल दैट स्टफ. साथ ही साथ हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉटिंग भी सीखते हैं कि उस डाटा को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं स्टेटिस्टिक्स में. लाइक वी हैव पाई चार्ट जिसमें आप सर्कल बनाते हो. यू हैव योर हिस्टोग्राम जहाँ पर आप बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. फिर एक और सिमिलर टाइप का बार ग्राफ होता है जिसको हम बार ग्राफ ही कहते हैं. सो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स. द फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम, द सेकंड वन इज बार ग्राफ. फिर एक और जो बहुत ही कॉमन टाइप है ग्राफ प्लॉटिंग की, वो पॉइंट वाइज प्लॉटिंग जो हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में कवर किए थे, जिसके बाद हम एक कर्व या एक स्ट्रेट लाइन बनाया करते थे, वो भी हमने यहाँ पर कवर करना है. और साथ ही साथ यहाँ पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी पढ़ते हैं हम. सो all of those graph things and the data things would be discussed over here. तो mainly ये chapter हमारा data से related concepts के ऊपर चलेगा. अब start करते हैं statistics को. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि data कितने type का हो सकता है. So first of all, statistics will have two core types of data. दो core types होती हैं हमारे पास data की. The first one is your group data and the second one is ungrouped data. तो आपके पास जब भी कभी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में, तो वो जनरली अनग्रुप्ड से होता है, जबकि अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में यूजुअली आपको ग्रुप डाटा नजर आएगा. सो देयर इज अ वेरी लाइकली चांस के पेपर 1 में आपको अनग्रुप डाटा नजर आए, लेकिन इट इज equally like important to understand group data as well for paper 1, क्योंकि कुछ केसेस में ग्रुप डाटा भी पेपर 1 में नजर आता रहा है. like in 2017 and 2019 as well as 2011 and 10. तो हमारे पास 4 मरतबा पिछले 10-11 ईयर्स में ग्रुप डाटा से रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर 1 में असेस हुआ था. So we need to be cautious with the concepts of group data, not only considering it important for paper 1 but also for पेपर 2. तो ग्रुप डाटा को हम दोनों जगह पर कवर करेंगे, जबकि अनग्रुप डाटा सिर्फ पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि अनग्रुप डाटा रिलेटिवली इजी होता है और इसमें डिटेल्स कम हैं, तो हम अनग्रुप डाटा से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ये समझ लें कि अनग्रुप डाटा कैसा होता है और इसको हैंडल कैसे किया जाता है. सो स्टार्टिंग अप विद अनग्रुप्ड डाटा. तो आपके पास जो अनग्रुप डाटा है वो एक्चुअली किसी ग्रुप की फॉर्म में या किसी बंच की फॉर्म में नहीं होगा, ना ही आपको यहाँ पर कोई टेबल नजर आएगा डाटा के लिए, बल्कि द डाटा वुड सिंपली बी गिवन लाइक दिस. जैसे आपने एक लाइक फेवरेट नंबर कलेक्ट करना शुरू किया लोगों से कि कितने लोगों का कौन सा फेवरेट नंबर है. सो सम ऑफ देम सेड 2. द फर्स्ट गाय टोल्ड यू कि उसका फेवरेट नंबर 2 है. द सेकंड गाय टोल्ड यू कि उसका फेवरेट नंबर 1 है. then someone told you कि उसका favorite number 7 है, and you got some data from like let's say 10 people. तो यहाँ पर 10 लोगों के 10 अलग फेवरेट नंबर्स हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. तो रिपीटेशन बिल्कुल पॉसिबल है. लाइक हमारे पास 2 लोग आ चुके हैं अभी तक जिन्होंने कहा कि मेरे पास जो फेवरेट नंबर है वो 1 है. Now moving forward, we have 5 as a favorite number of some person, then we have 6, then we have 0, then we have 8,
and let's say someone else as well told you that his favorite number is 1 as well. तो हमारे पास ये 10 लोगों का डाटा आ चुका है. If you count over here, we have 10 people working around with their favorite numbers and they have given you their favorite choice for the numbers. तो अब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा की एक बहुत ही peculiar सी, एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल आ गई है, इन विच वी हैव द लाइक अनग्रुप डाटा. और अनग्रुप डाटा की पहचान बस यही है कि उसमें डाटा जो है वो अनअसॉर्टेड होगा, लाइक नॉन सीक्वेंशियल होगा, और साथ में कॉमास के साथ लिखा हुआ होगा, टेबल की फॉर्म में नहीं होगा. सो दिस इज हाउ अनग्रुप डाटा वुड ऑलवेज लुक लाइक. अब हमें ये तो पता चल गया कि अनग्रुप डाटा दिखता कैसा है. अब ये समझना है कि इसके साथ डील कैसे करेंगे. तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि जैसे ही आपको अनग्रुप डाटा नजर आए, आपने क्या करना है, आपने उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में. अब अरेंज कैसे करेंगे? यू वुड ऑलवेज अरेंज द अनग्रुप डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इसको पकड़ के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी. तो मुझे सबसे पहले बताएं कि कौन सा नंबर आएगा. विच वन वुड बी द फर्स्ट नंबर ओवर हियर? यस, व्हाट वुड बी द फर्स्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम? इट वुड बी 0. वी हैव अ 0 ओवर हियर. तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 0. उसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर पुट इन करना है. तो आप में से कोई बता सकता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यस, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर? 1. नाउ कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 1? 1 के बाद क्या होगा? ओके, नाउ दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपने यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि 1 के बाद आपने 2 नहीं लिखना है. रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 3 दफा 1 लिखा हुआ है, which means that you have 1 repeating itself thrice. तो आपके पास 3 बार 1 आ जाएगा पहले, and then you would move on to the next number which is 2. तो फिर आप 2 की तरफ बढ़ेंगे. फिर 2 के बाद आपने मूव ऑन करना है ऑन टू द नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज 3. उसके बाद आप मूव करते जाएंगे एंड यू वुड ग्रेजुअली अरेंज देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर. तो आपके पास आ गया 5. 5 के बाद you will get 6, then you have 7, and finally you have 8. Now if you count, we have 2 and then 4, 6, 8 and 10. Now all of my numbers are arranged in sequence. और अब इस अरेंजमेंट के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नई चीजें जो हैं वो कवर करनी है रिगार्डिंग अनग्रुप डाटा. तो एग्जामिनर जो है पेपर 1 में आपसे कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज के थ्रू कुछ चीजें पूछ सकता है. वो टर्मिनोलॉजीज क्या है? आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने पहले सुने होंगे ये नाम और इनको पढ़ा भी होगा. तो हम इसको दोबारा से रिवैम्प करेंगे. यहाँ पर हमारे पास होती है अनग्रुप डाटा में मीन, मीडियन एंड मोड. तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं जो कि बहुत ऑफनली आपको सुनाई देंगी, वेदर बी इट अ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा. तो आपको मीन, मीडियन और मोड की टर्म्स काफी ऑफनली नजर आएंगी वेदर यू आर डीलिंग विद एनी टाइप ऑफ डाटा. अब समझना ये है कि मीन का मतलब क्या है और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं. सो इफ लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द मीन ऑन दिस डाटा, तो मैं मीन कैसे फिगर आउट करूंगा? व्हाट आई वुड डू इज आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि मीन होता क्या है और फिर उसी लॉजिक को हम आगे कैरी ऑन करेंगे. सो मीन इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द डाटा. तो ये हमारे पास एवरेज हो जाता है. अच्छा, मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद एक्स एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर इट. तो इस तरीके से मीन रिप्रेजेंट होता है. अब मैंने क्या करना है, आई वुड जस्ट डू द लॉजिक ऑफ एवरेज. एवरेज का सीन ये था कि आप सारी वैल्यूज को ऐड करते थे और डिवाइड करवा दिया करते थे काउंट से. लाइक इफ यू आर हैविंग ऑल ऑफ दीज टर्म्स राइट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपने क्या करना है, आपने मीन बनाने के लिए इन सारी टर्म्स को एक साथ लिखना है
ऐड करते हुए like this. Now can any one of you tell me what would be the count over here? यहाँ पर हमारे पास काउंट कितना होगा? हाँ भाई, किसी को कोई आइडिया है? 10. वेरी गुड. तो हमारे पास जो काउंट है नंबर्स का राइट ओवर हियर दैट इज 10. तो हमने डिवाइड बाय 10 कर देना है इन सबके सम को. सो कैन एनी वन ऑफ यू कंफर्म व्हाट्स द सम ओवर हियर? यहाँ पर सम कितना आ रहा है? इफ एनी वन ऑफ यू कुड टेल. Is it 34? By the way, any one of you who is in O levels would not be using calculator, while those in IGCSE could use calculator on this. क्योंकि पेपर 1 में है तो O levels वालों को calculator allowed नहीं है. So x dash turns out to be 34 over 10 and that would give you 3.4 as the mean. अब ये हमारे पास आ गया है mean. अब हम जा रहे हैं next term पे और वो है median. आप में से किसी को आइडिया है मीडियन क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? मिडिल वैल्यू. एग्जैक्टली, इट इज द मिडिल वैल्यू. अब आपने क्या करना है, यू नीड टू पिक अप द डाटा राइट फ्रॉम हियर और आपने मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है. तो वो कैसे करोगे आप? यू वुड कट आउट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन द सेकंड एंड द सेकंड लास्ट टर्म, और ये आप करते जाएंगे until you are at the very center. Now we are at the very center of the terms. तो अब सीन ये है कि मेरे पास सेंटर में दो टर्म्स आ चुके हैं. So I'm just going to pick them up and going to add them up together and divide them by 2. अगर हमारे पास एक ही टर्म बचती तो फिर मैंने उसी को मीडियन कंसीडर कर लेना था, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स थी तो मैंने दोनों सेंटर वाली टर्म्स को पिक किया है. I added them up and divided them by 2. तो ये हमारा मीडियन बन गया है. Now what if I was having a different data? Let's say मेरे पास डाटा है 1 1 1 2 3 5 6 7 and 8. Now if you see, तो मैं कट आउट करता गया टर्म्स को and ultimately I was left with a single term at the center. Now this would have been my median right away. अगर हमारे पास सेंटर में सिर्फ एक टर्म बचेगी तो उसको हम राइट अवे मीडियन कह देंगे विदाउट एनी ऑफ दीज स्टेप्स. सो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर आप में से यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. यस, एनीवन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी? ओके, परफेक्ट. तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है वो कवर हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड on to the next and the last concept from group data, in fact the ungroup data, and that is mode. Now any one of you having any idea कि mode क्या होता है? Okay, mode is the most repeated term. Most repeated term. तो जो भी नंबर आपको अपने डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट होते हुए नजर आ रहा है उसको आप कहेंगे मोड. Can anyone of you tell me what is the mode over here? Very good. 1. Perfect. It's 1. So the mode has turned out to be 1 from our ungrouped data. Now we are completely done with this concept. अब मैं आप लोगों को एक डाटा सेट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है. The data is 25002368217. In fact 111. Okay, you all need to use this data to figure out
the mean, median and mode. Now you all need to do this at your home और इसको sort out करके आपने check करना है आंसर क्या आ रहा है. Now we are completely done with the concept of ungrouped data. So now we are moving on to the group data, which is by far the most important concept of statistics. और आपका 90% statistics group data के ऊपर ही rely करता है. So starting up with grouped data, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको ग्रुप डाटा पे आते ही नजर आएगा वो ये कि जब भी कभी आप ग्रुप डाटा की बात करोगे यू वुड एंड अप विद सम डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो यहाँ पर डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में नजर आएगा आपको. लाइक यू आर हैविंग अ टेबल ओवर हियर और इस टेबल में मुझे कुछ डाटा गिवन है. लाइक they are giving me some data like this. They are saying that we have collected data for the number of cars and the families owning it. तो अब हुआ ये है कि हमारे जो भाई हैं, लाइक लेट्स से मुश्ताक भाई हैं, वो निकल गए अपनी दुकान से और उन्होंने सोचा कि मैं आज डाटा कलेक्ट करता हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनमें किस किस कस्टमर के पास कितनी कार्स हैं. सो व्हाट दे डिड इज कि इन्होंने ये सोचा कि हर वो बंदा जिसके पास 0 कार्स हैं उसको हमने काउंट किया एंड वी पुट इट ओवर हियर. तो वो फैमिलीज जिनके पास 0 कार्स हैं उनका काउंट कितना है 5. नाउ इन द सेम वे ही वेंट टू सम फैमिलीज जिनके पास सिर्फ एक कार थी और ऐसी उनके कस्टमर काउंट के अंदर 6 फैमिलीज थी. लाइक मुश्ताक भाई के 6 कस्टमर फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ कितनी कार्स हैं, एक कार है. नाउ ही वेंट टू सम फैमिलीज जिनके पास 2 कार्स थी और ऐसी 3 फैमिलीज हैं उनके पास. इन द सेम वे 3 कार्स वाली उन्होंने फाइंड की हैं फैमिलीज जो कि 0 हैं. लाइक देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल फैमिली विद 3 कार्स. फिर ये पहुंचे हैं 4 कार्स वाली फैमिलीज पर, तो वो हो गई हैं 8 फैमिलीज. देन 5 cars were owned by 9 families, let's say. Then 6 cars were owned by 4 families. 7 cars by 10 families. And finally, onto the count of 8 cars. तो 8 cars रखने वाली families थी सिर्फ एक. So there was a single family who had 8 cars. Now the point over here is कि मुश्ताक भाई यहाँ से जो चले हैं तो इन्होंने डाटा को कलेक्ट किया रिगार्डिंग कार्स एंड रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग दैट नंबर ऑफ कार्स. अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर आप फैमिलीज को नोटिस करें, सो एज वी आर लाइक मूविंग डाउनवर्ड्स, तो फैमिलीज के अंदर हमें कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा. द लाइक द फैमिली काउंट इज वेरी जिबर्डेंट and it is not like in a sequence. They are non-sequential and they are like यूं कह लें कि विदाउट एनी सीक्वेंस है, रैंडम है. और जब भी कभी आप कार्स की तरफ देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है. लाइक वी कैन हैव अ सीक्वेंस इन द नंबर ऑफ कार्स. तो आपने कार्स का काउंट 0 से शुरू किया था एंड यू ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स 8. Now that is something very sequential. While over here we started from 5 and the last number was 1 and there was no sequence at all in the center. तो सेंटर में कोई सीक्वेंस भी नहीं है. इस तरीके से हम ड्राइव कर लेते हैं कि मेरे पास वो नंबर जो कि नॉन सीक्वेंशियल है वो हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी और वो नंबर जो कि सीक्वेंशियल है उसको मैं नाम दे दूंगा x. सो नाउ द थिंग इज कि x आपका वो नंबर या वो काउंट होता है जो कि मेन कॉन्सेप्ट है. लाइक मुश्ताक भाई जब निकले हैं घर से, सो ही वाज बेसिकली फाइटिंग फॉर द नंबर ऑफ फैमिलीज. सो ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग द कार्स. तो उनका बेसिक मोटिव क्या था? उनका मोटिव था कार के काउंट को फाइंड करना. So the main motive was to figure out the car count
तो उस डाटा को हम x का नाम देते हैं। जो हमारा बेसिक मोटिव है वो x के नाम से आता है, और उसके अगेंस्ट में जो भी डाटा अरेंज हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है या मेजर हो रहा है, दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। नाउ द पॉइंट हियर इज कि जब भी कभी आप लाइक एक डाटा सेट पे जाते हैं और आपको नजर आता है कि एक वैल्यू सेट या एक काउंट सेट हमारे पास सीक्वेंशियली जा रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं x, and the one which is going non sequentially would be named as frequency। और यहाँ पर याद ये रखना है आपने कि जो मेन डाटा है आपका, जो आपका मेन मोटिव था फॉर कलेक्टिंग द डाटा, वो होता है हमेशा x। तो आप x कलेक्ट करने जाते हैं, फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद आ जाती है आपके पास। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अब हम जा रहे हैं इससे रिलेट करते हुए आगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, तो वो होता है मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पर भी हमें मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने होते हैं। फॉर दिस ग्रुप डाटा, तो अब एग्जामिनर भाई कह रहे हैं कि आपने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है फॉर दिस डाटा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो आप ग्रुप डाटा देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली क्योंकि बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से ग्रुपिंग के अंदर डिफाइंड है, तो आप इसको ग्रुप डाटा कह रहे हैं। ये चार्ट में या टेबल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर टू रिमेंबर इज कि सिर्फ यही एक टाइप नहीं होती ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने की, बल्कि हमारे सिलेबस में एक टाइप और है ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने की, वो हमने आगे कवर करनी है। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा, और इस पर हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना सीखेंगे। सो स्टार्टिंग अप, the first thing is that we need to figure out the mean, and again the mean is represented by x over a dash, and then the formula. Now over here क्योंकि आप ग्रुप डाटा में हैं, everything is very profound and very arranged, तो आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मूला के थ्रू फिगर आउट करना है, क्योंकि अनग्रुप डाटा में हमने बगैर फॉर्मूला के सिर्फ लॉजिक्स यूज करके अपने आंसर्स को फिगर आउट किया था। अब यहाँ पर क्योंकि हम ग्रुप डाटा में हैं तो हमने फॉर्मूलाज को यूज करना होता है, एंड सिंस दिस यूजुअली कम्स अप इन पेपर 2, तो जनरली ये पार्ट आपको 2 मार्क्स का मिलता है टू फिगर आउट द मीन, एंड देन 2 मार्क्स फॉर मीडियन एंड 1 मार्क फॉर मोड। मोड का 1 मार्क क्यों है वो आगे पता चल जाएगा। अभी मीन का फॉर्मूला देखते हैं और फिर उसकी मार्किंग स्कीम समझेंगे। सो द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि सर ये ई क्या बना हुआ है, तो ये जो आपको ई नजर आ रहा है एक्चुअली इसको हम कहते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है सम। इसका मतलब क्या होता है? सम। So whenever I'm saying sigma f, this means that you are going to sum up the f values। तो अब f values हमारे पास actually frequency values हैं, तो इनका हमने बनाना है sum। So what we are going to do is we are going to add up some more lines to this table। तो इस टेबल के अंदर हम कुछ और कॉलम्स एड अप करने लगे। What we are going to do is we are going to create 2 new columns right over here। Now the point is कि आपने ये 2 न्यू कॉलम्स तो बना लिए, लेकिन इन 2 कॉलम्स में हम करेंगे क्या? So what we are going to do over here is that we are going to figure out fx and sigma f। तो यहाँ पर हमने fx और sigma f को फिगर आउट करना होता है। Okay, so what is fx now? तो fx हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होता है f और x का। f और x की जो भी वैल्यूज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, and you'll end up getting fx। So if you see over here, we have the value of x as 0 and the frequency as 5। So we'll multiply them and they'll give you 0।
then you repeat the same with each and every single one, और उसके अगेंस्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिखते जाना है. Now I want you people to answer me. What would be the number over here? इधर क्या नंबर आएगा? 6. Very good. Then what would be the number in the next box? यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? It would be 6 as well. Then what would be the next value? 0. Perfect. Then moving forward, we have the next box, which is 8 times 4, that is 32. फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 45. And then what would be the next term? 24. 6 times 4 is 24. And then 7 times 10 is 70. And then finally 8 times 1 is 8. So that's our final data for the value of fx. अब fx निकाल चुके हो आप, अब आपने क्या करना है? सिग्मा fx बनाना है. तो सिग्मा fx कैसे बनेगा? What we are going to do over here is that we are going to just simply add up all of the values and figure out sigma fx. तो ये जितनी भी values मेरे पास मौजूद हैं, इन सब को मैंने add करना है and I'll get the value of sigma fx. तो sigma fx find करने के लिए आपने हर एक value को पकड़ना है. You need to pick it up and find the sum of them. Yes, any one of you who could tell me what is the value of sigma fx over here? Is it 191? Yes. Usually it comes up in paper 1, in fact paper 2. तो आप calculator use कर सकते हैं. There's no problem with using calculator over here. Now we have got the value of sigma fx. Now we are moving on to sigma f. अब sigma f जो है थोड़ा सा tricky होता है. What we are going to do here is we are going to pick up the first term from the frequency table, put it over here as it is. तो यहाँ पर पहली टर्म हमने रख दी as it is. अब मैंने इस टर्म को पिक करना है. I'll add it up with this value of 6 and put the sum right over here. तो कुछ इस तरीके से हमारा नया नंबर आ जाएगा which is 11. इस 11 को मैंने पिक अप करना है. I'll bring it down here towards 3. इस 3 को फिर मैंने लेकर जाना है right over here and that would give you 14. और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाओगे एंड यू विल गेट योर न्यूअर आंसर. So it's 14 again, then 14 added up with 8 would give you 22. 22 को फिर हमने यहाँ 9 के साथ ऐड करना है and that would give you 31. 31 के साथ आपने 4 को मिलाना है and that would give you 35. 35 को आपने 10 के साथ ऐड किया है, that would give you 45. And finally you will end up with 45 adding up with 1 and the final answer goes up as 46. So that is how you get your sigma f. Now I want a confirmation from all of you people if all of you are perfectly clear with the concept of sigma f, or is there any ambiguity over here? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, या सब क्लियर हैं? Yes, every one of you is perfectly clear on this? Okay, done हो गया. Now we have got the final value over here as 46 and that is actually my sigma f. तो ये मेरा sigma f है. I've got sigma fx as well. I have the formula right over here. I just need to put up the values in place. So it was sigma fx over the top in the numerator. So it would be 191. Sigma f denominator में था तो यहाँ पर आ जाएगा 46. We are just going to divide them up and we'll end up getting our final answer. So probably the final answer should be
4.2. Any one of you who could please confirm? It should be around 4.15, 4.16, rounded off to 4.2. हाँ भाई, कोई कंफर्म कर सकता है? जी सर। Yes, sir. डन हो गया. So we have the mean now as 4.15. मैंने राउंड ऑफ कर दिया 4.2 पे. We are moving forward onto the median now. तो अब मीडियन का गेम ये है कि मीडियन भी यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू सॉर्ट आउट होता है, विच इज n+1/2 th. तो यहाँ पर जो n+1/2 ब्रैकेट में ऊपर th लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे. पहले आप ये समझ लें कि इस n का क्या मतलब है. सो दिस n एक्चुअली इज टेलिंग यू अबाउट सिग्मा f. तो ये आपको क्या बता रहा है? सिग्मा f बता रहा है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर here in the table we got sigma f as 46. सिग्मा f आप लास्ट वैल्यू को पिकअप करते हो सिग्मा f वाले टेबल से, और वो वैल्यू हमारे पास 46 थी. सो वी विल पुट 46 इन प्लेस ऑफ n. यहाँ पर आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2, साथ में ब्रैकेट के ऊपर th लगाना ना भूलें. अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कैलकुलेशन के साथ. सो दैट वुड बी 47/2 एंड अगेन th ओवर द टॉप, एंड दैट्स गोइंग टू बी 23.5 th. अब हमें ये समझना है कि ये जो हम th यूज करते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है. सो दिस th इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द टर्म. तो ये जो 23.5 है ये एक्चुअली 23.5 टर्म है फ्रॉम दिस डाटा. ये जो डाटा आपके पास आया था, इस डाटा में से 23.5 टर्म आपका मीडियन है. अब ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, आप लोगों को बहुत गौर से समझना है यहाँ पर इसको. सो व्हाट वी वुड डू ओवर हियर इज वी वुड गो टुवर्ड्स द सिग्मा एफ टेबल, और इस टेबल में जाकर मैंने पिकअप करना है उस वैल्यू को जो 23.5 को अपने अंदर लाई करके रखेगी, पुट इन करके रखेगी. सो वी हैव 5 ओवर हियर. सो इफ यू सी, ये 5 एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म तक जो भी वैल्यूज हैं वो किस ग्रुप में है? वो इस ग्रुप में है. नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो हमारे पास जैसे ही सिक्स्थ टर्म आएगी, as soon as we reach onto the sixth term, we would move out of this box and we would start adding up values over here. तो अब सिक्स्थ टर्म कहाँ पर लाई कर रही है? इस जगह पे लाई कर रही है. Now if we do the same for the seventh term, तो मेरी सेवेंथ टर्म भी यहीं पर ही लाई करेगी until I reach the term number 11. तो टर्म नंबर 11 तक सब कुछ इधर ही लाई करेगा, और जैसे ही मैं 12th टर्म की बात करना शुरू करूंगा तो मैं इस बॉक्स से बाहर निकल जाऊंगा. आई एम नाउ इनटू टर्म नंबर 12. तो अब टर्म नंबर 12 पर आ चुका हूं मैं. सो टर्म नंबर 12 इज एक्चुअली नाउ इन दिस ग्रुप. अब मैं नए बॉक्स में आ चुका हूं. सो आई एम इनटू दिस डाटा सेट नाउ. तो अब इस डाटा सेट में है हम, और इस डाटा सेट में मेरे पास वैल्यू रहेगी until 13 and 14. नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरा जो डाटा है वो बोल क्या रहा है. सो इफ लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट 23.5 term, that would actually be the average of 22nd, in fact 23rd and 24th term. क्योंकि ये 23.5 है तो ये एक्चुअली एवरेज होगा 23rd और 24th टर्म का. So what we are going to do here is we are going to figure out where my 23rd and 24th term are lying. तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला बॉक्स 22nd टर्म तक है, right over here. So as soon as we jump onto the 23rd term, तो ये हमें मिलेगी right over here in this box. So the 23rd term is over here, और 24th term भी इत्तेफाक से
इसी बॉक्स में, इसी डोमेन में लाई कर रही है. सो what I'm going to do here is I'm going to pick up the value of x from here, which is 5. तो हमारी 23rd टर्म के लिए x कितना था? 5. और इत्तेफाक से उसी ग्रुप में ही 24th टर्म भी लाया कर रही है और वहां पर भी x 5 ही रहेगा. I'll explain this again. Now, since I was wondering for 23rd and 24th term, so the 23rd term is going to be over here in this group, जिसके लिए x है 5. और फिर जब हम 24th टर्म देखने आए तो वो भी यहाँ पे ही लाई कर रहा होगा. And again the value of x is 5. Now the concept here is कि अगर आप 22nd टर्म की बात करें तो वो तो है इस जगह पे in this box. लेकिन जैसे ही आप 23rd टर्म पे आए you ended up in this domain now. तो आपका जो डोमेन है वो अब नीचे वाला हो चुका है जिसके लिए x की वैल्यू है 5. Now I hope this is perfectly clear, but before moving forward I need a confirmation if all of you are perfectly clear with this concept. या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Yes, any one of you having any sort of query on this? Okay, perfect. तो अब मुझे ये पता चल गया है कि 23rd और 24th टर्म पे मेरे x की वैल्यू है 5. तो मैंने क्या करना है, अब लेना है इन दोनों का एवरेज. So I'm going to have 5 plus 5, which is 10, divided by 2 would give us 5 as the answer. तो ये मेरा मीडियन का आंसर हो गया है. Now the concept is कि हमने like जो एवरेज लिया है उसका रीजन ये है that if you see over here we have 23.5th term. तो 23.5 का मतलब ये है कि आपने दो टर्म्स को लेकर उनका एवरेज निकालना होगा, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन द सेंटर, इन द मिडिल ऑफ दोज टू टर्म्स, द 23rd एंड 24th टर्म. तो आप इन दो टर्म्स के बीच में खड़े हैं. अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ सारी लॉजिक. तो आप एक्चुअली 23.5 पे थे, which means that you are going to use 23rd and 24th term. Now if you see the sigma f is having 22 over here, तो 22 तक जो भी वैल्यू होगी उसके लिए x आप यूज करोगे ये वाला. लेकिन जैसे ही आप 22 से आगे बढ़े, as soon as you reached out to term number 23, तो आप इस बॉक्स में आ चुके हो. अब सिग्मा एफ जो है वो 31 तक इधर ही लाई करेगा. लाइक 31 तक जो भी वैल्यू होगी वो सब यहाँ से पिक की जाएगी. सो वी वर ऑन 23rd, x is 5. We are on 24th, x is 5 again. अगर मैं 30th टर्म पर होता, if I was on the 30th term, even then I would have lied in this group और मेरे x की वैल्यू बन जाती 5. Now if I was to be at a value of 31, उस वक्त भी मैं इसी ग्रुप में होता और मेरे x की वैल्यू हो जाती 5 अगेन. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि 34th टर्म का x कितना होगा, तो आप में से कोई बता सकता है 34th टर्म के लिए x कितना होगा? 6. Very good. Now what would be the x for 37th term? 37th टर्म के ऊपर x कितना होगा? Yes, any one of you? Now 37th term is beyond this group. 35 वाले ग्रुप से आगे है, so it would actually lie over here. 45 वाले ग्रुप में लाई करेगा मेरा 37th टर्म और उसके लिए x हो जाएगा 7. Now if I do the same for another term, which is let's say term number 46, तो 46th टर्म पे मेरा x कितना होगा? Any one of you? It would be 8. Now carrying this forward, तो let's say हम कहते हैं कि मुझे फाइंड करना है 13th टर्म. तो 13th टर्म पे मेरा x कितना होगा? I want answers from every one of you.
Ramsha, Varda, Khatija, Mufaddal, every one of you needs to answer this. What would be the value of x on the 13th term? Perfect. It would be 2. Now, let's say अगर हम कहते हैं कि मुझे फाइंड करना है 15th term, तो 15th term पे मेरा x कितना होगा? Any one of you? 4. Perfect. तो अब क्योंकि हम 14 से आगे जा चुके हैं, which is 15, तो हम इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, and that will have the value of x as 4. Now, I hope everyone is perfectly clear on this. तो अब यहाँ से आगे जब भी कभी आप मीडियन फाइंड करेंगे, आपको होपफुली इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Now, we are done with the median concept over here, which is turning out to be 5, and that makes up our median. So for the median, the marking scheme would go like this. A mark would be rewarded on the formula and a mark would be rewarded on the answer. तो आपको 2 मार्क्स के लिए मीडियन का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 मार्क फार्मूला का होता है और दूसरा मार्क आंसर का होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट over here, which is mode. इसके बाद हमने मूव करना है ग्राफ्स की तरफ. So mode is actually the most repeated term. और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मार्क रिवॉर्ड किया जाता है व्हेन यू आर फाइंडिंग मोड. उसका रीजन ये है कि मोड अभी भी अनग्रुप डाटा की तरह ही बिल्कुल लॉजिक पे चलता है और इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता. सो वी डायरेक्टली फिगर आउट द मोड. और मोड फाइंड करने के लिए हमें वापस आना होता है फ्रीक्वेंसी की तरफ और देखना होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है. सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? या व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल? 10, sorry. Yeah, so the highest frequency is 10 और उसके अगेंस्ट में मेरे पास जो वैल्यू ऑफ x है वो हो जाएगा मेरा मोड. So the mode actually turns out to be 7 in this data. And as soon as you give your final answer, तो वहां पे आपको रिवॉर्ड किया जाता है 1 मार्क. So your mark is rewarded on the final answer. Now coming back to the data, let's say अगर हमारे पास frequencies कुछ इस तरीके से given होती like this. So can anyone of you tell me what would be the mode over here? फाइनल आंसर बता सकता है आप में से कोई मोड का इस केस के अंदर? ओके, 9 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बट इट इज नॉट द मोड. मोड जो है वो x की वैल्यू होती है, कॉरिस्पॉन्डिंग x हमारा मोड होता है. सो दैट वुड बी 5. नाउ कैरिंग इट फॉरवर्ड, सो लेट्स से हमारे पास डाटा है व्हिच इज सेइंग दैट वी हैव 32 over here, 16 over here and 25 over here. Can anyone of you tell me what would be the mode in this case? Two, perfect. तो हमारा मोड हो गया है 2. Now we are done with the concept of mode. अब हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और वो है ग्राफ से रिलेटेड. लेकिन ग्राफ से पहले हमें डाटा की जो कि ग्रुप डाटा है उसकी एक और फॉर्म पढ़नी है और फिर हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्टिंग अप विद द सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा. Okay, so we have the group data over here with another table. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. The table would not have directly the values of x and f. यहाँ पर वो हमें कहेंगे that we have a class and frequency.
So they would right away mention the values as class and frequency. अब आपने उसी तरीके से इनको डील करना है। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि एग्जामिनर भाई आपको कुछ इस तरीके से ग्रुप्स बनाकर देंगे। Now we are having a range over here for the values of x, और ये ranges actually non sequential होती हैं। So if you see, we have a gap of 10 values over here, 0 से 10 तक हमारी values थी, but over here it's a gap of 15, then a gap of 5, so that's completely okay। आपको जो data है वो range में given होगा, और range में given होने के साथ उस range की value differ कर सकती है। So previously it was 10, then it got onto a range of 15, then 5, and now it's getting onto 10 again। तो इस तरीके से आपकी रेंज वेरिएट कर सकती है। So this could be like the possible data given to you, और इसके अगेंस्ट में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लेट्स से 4, 6, 8, 2, 10, 1, 3, 5, 7 and 9। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि आपको जो डाटा गिवन है वो अब सिर्फ प्लेन फॉर्मेट में नंबर्स की फॉर्म में गिवन नहीं है। Now what's happening is that you are being provided with the data in the form of range। तो अब आपको पूरी range given है for the data। So actually over here what happens is कि आपका जो data है वो अब क्योंकि range में जा चुका है, तो आपको range से पहले इसको convert करना होगा into the normal numeric form। तो अब normal numeric form में convert कैसे करेंगे ये समझना है आपने। So we are going to create a column over here which is going to hold my data in the form of normal numeric form। तो अब numeric form में convert करने का logic आप जरा समझिएगा। I'll have the value of x over here, और इस x को बनाना पड़ेगा मुझे by the formula of upper class boundary added up with lower class boundary and divided by 2। अब सवाल ये है कि सर ये अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। तो अपर क्लास बाउंड्री इज एक्चुअली योर मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ रेंज। जैसे ही आपके पास पूरा रेंज है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0। तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है 10 in that particular case, or lower class boundary has 0। So you'll add up 10 and 0 and then divided by 2। That would give you 5 as your value of x। तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 5। Now we are going to repeat the same process for each and every single value। So it is very time consuming and efforting, लेकिन इसके marks होते हैं और इसको perform करना लाजमी है, because only then you would be able to figure out the mean, median and mode। तो अब हमारे पास 10 और 25 है। So we are going to add up 25 and 10 and divided by 2। So that would be 35 over 2 and the answer would be 17.5। Now we are going to repeat the same over here. The answer would be 27.5, then 35, 50, 67.5, 77.5, 82.5
and then 88.5, and finally 96. So that is how you would figure out the value of x from each one of these ranges. Now I need a confirmation from you people. अगर आपको ये perfectly clear है या किसी को कोई problem, कोई query है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. Any one of you having any sort of query? Okay, sounds perfect. तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है मीन, मीडियन और मोड. तो अब इस डाटा को जरा मीन, मीडियन और मोड के साथ रिलेट करेंगे, ऑल्दो ये अब परफेक्टली आता है आप लोगों को. तो मीन एक्चुअली हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ. नाउ यू ऑलरेडी नो कि आपने एफ एक्स को अगर मल्टीप्लाई किया दैट वुड बी एफ एक्स, और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सम करना है, दैट वुड गिव यू सिग्मा एफ एक्स. Now you would repeat the same process over here for sigma f, and that would be your final value for the sigma f. तो आखिर में जो वैल्यू आएगी वो आपका sigma f हो जाएगा. Now we are already done with this concept as well. और यहाँ पर हमारा जो sigma fx और sigma f है वो final values की फॉर्म में आएगा. We will put it over here and we will find the median, mean in fact. फिर मीडियन के लिए आपने वही टास्क परफॉर्म करना है. इफ यू रिमेंबर, हम पहले n+1/2 th लगाया करते थे, देन वी यूज्ड टू फिगर आउट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. तो वही काम आपने यहाँ पर करना है. इट्स नॉट एनी सॉर्ट ऑफ रॉकेट साइंस एनी मोर. आप लोगों को परफेक्टली आता है मीन और मीडियन निकालना. एक नई टर्म जो यहाँ पर आ जाती है वो है मॉडल क्लास. अब मॉडल क्लास जो है वो एक्चुअली मोड ही है, बस नाम डिफरेंट हो गया है. सो मॉडल क्लास इज एक्चुअली द मोड ग्रुप. तो आपने क्या करना था, आपने मॉडल क्लास में वही काम करना है जो मोड के साथ किया था, दैट इज एक्स विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. So you are going to go towards the top into the data, look over here for the highest frequency. तो आप में से कोई बता सकता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? The highest frequency is, yeah, so the highest frequency turns out to be 10 over here. मेरी highest frequency आ गई है 10. अब मैं क्या करूंगा, इसके अगेंस्ट में जो भी मेरे पास क्लास मौजूद है इसको मैं कह दूंगा मॉडल क्लास. So this is actually my model class right over here. और इस तरीके से आप अपनी मॉडल क्लास फिगर आउट कर सकते हैं. सो इट इज लाइक द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट एज वी डिड इन द मोड फॉर द ग्रुप डाटा प्रीवियसली. तो हमारा मोड यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, और यू कुड कॉल इट द मॉडल क्लास एज वेल. दैट इज गोइंग टू बी द रेंज फ्रॉम 40 till 60. और ये हमारा हो गया है मॉडल क्लास फाइनल आंसर. नाउ वी आर डन विद दिस. अब हमें ये समझ आ चुका है कि ग्रुप डाटा के साथ और इन ग्रुप डाटा के साथ हमने कैसे मूव अराउंड करना है, कैसे मीन मीडियन मोड को फिगर आउट करना होगा, एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रॉम अ रेंज, और साथ में हमें ये भी पता चल चुका है कि मॉडल क्लास क्या होती है और एन का मतलब क्या है. आपने सिग्मा एफ क्या बनाना होता है, सिग्मा एफ एक्स क्या बनाना होता है, you know all of that. Now the next concept that we are going to cover is the graphical representation of data. तो ग्राफ से रेलिवेंट और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने आने वाली क्लास में कवर करने हैं इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे. तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे. आप लोगों से मुझे कंफर्मेशन चाहिए इफ ऑल ऑफ यू आर लाइक परफेक्टली क्लियर विद ऑल दी थिंग्स टॉट टुडे, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Yes, any one of you having any sort of query with anything, or is it all perfectly clear? Okay, perfect. तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी ट्यूसडे को. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर.